सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने क्षेत्रफल टॉपिक चल रहा था जिसमें 3 पार्ट मैंने करवा दिए थे। आज चौथा पार्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अपने कोई भी त्रिभुज है, मान लो विषम बाहु है, चाहे समबाहु है, चाहे समद्विबाहु है, कोई भी त्रिभुज का मतलब किसी भी नाम का त्रिभुज हो, अगर किसी भी त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, किसी भी त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, आंतरिक वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, आंतरिक वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, आंतरिक वर्त की त्रिज्या, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें त्रिभुज के अर्ध परिमाप का भाग दे दो। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें त्रिभुज के अर्ध परिमाप का भाग दे दोगे तो किसी भी त्रिभुज के आंतरिक वर्त की त्रिज्या आ जाएगी आपके पास। समझ के बात ये, यहां तक सभी को क्लियर है कि किसी भी त्रिभुज की आंतरिक वर्त की त्रिज्या निकालनी है तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज के अर्ध परिमाप का भाग दे दो। ठीक है, ये विषम बाहु में भी लगेगा, समबाहु में भी लगेगा, समद्विबाहु में भी, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, चाहे त्रिभुज का कोई नाम दे दे, लेकिन आपको यूं बोल दिया जाए कि इस त्रिभुज के आंतरिक वर्त की त्रिज्या निकालो, तो आप क्या करोगे, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप का भाग दे दिया करो। ठीक है, अब सुनिए ये बनता कैसे है, सुनिए। अब आप एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, आपको मैंने कह दिया आंतरिक वर्त की त्रिज्या होगी वो भुजा की लंबवत दूरी होती है, आपको पता ही है। समझ गए? और इधर यहां भी लंबवत दूरी R, ये लंबवत दूरी R, ये भुजा A, ये भुजा B, ये भुजा C। आपको पता है ये विषम बाहु त्रिभुज है। समझ गए? ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो यहाँ ये समबाहु होता तो भी ऐसे यूं ही आपको हल करना है, अगर समद्विबाहु है तो भी ऐसे हल करना है, लेकिन मैं तो विषम बाहु त्रिभुज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब आप बताओ इस त्रिभुज का, इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताओ, इसकी ऊंचाई क्या है R और आधार क्या है A इंटू R, यानी आधार इंटू ऊंचाई। अब बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का आधार तो B है और ऊंचाई R है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऐसे ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार C और ऊंचाई R। लेकिन आपको पता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √S, S-A, S-B और S-C। समझ के बात ये, यहां तक बात क्लियर है? अब बताइए, आप ये बताइए इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, तो आप कहोगे 1/2 R कॉमन आ सकता है, और 1/2 R कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, A + B + C बराबर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ही। समझ गए? A + B + C क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप, तो 1/2 परिमाप बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से अगर R निकालनी है तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बट्टे वाला 2 ऊपर गुणा में चला जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, और चाहे आपको पता है 1/2 परिमाप भी, चाहे ये लिखो 2 गुणा क्षेत्रफल बट्टे परिमाप, और चाहे इसको आप ये भी लिख सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे 1/2 परिमाप। समझ गए? क्योंकि इसके साथ ये 1/2 डायरेक्ट ले आओगे तो 1/2 परिमाप हो जाएगा, और 1/2 परिमाप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अर्ध परिमाप होता है। तो ऐसे हल भी कर सकते हो, लेकिन अपने को तो डायरेक्ट याद रख लोगे तो अच्छी बात है। समझ गए? क्योंकि अपने को ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी, हमें क्वेश्चन का आंसर सही देना है। समझ गए बात ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो किसी भी त्रिभुज का अंतःवर्त की त्रिज्या का आपका मैंने बता दिया कि अंतःवर्त की त्रिज्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या, उसका तो फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। या आप क्या लिख सकते हो,
2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप, दोनों ही सही है। समझ गए। अगर ऐसे ही परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, परिवर्त की त्रिज्या, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा ए बी सी बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है। ए गुणा बी गुणा सी, यहाँ ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहाँ ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। तो किसी भी त्रिभुज की अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको पता है ये विषम बाहु में तो है ही है, ये विषम बाहु के तो फॉर्मूले है, लेकिन यही फॉर्मूले किस में लगेंगे, समबाहु में भी, समद्विबाहु में भी। हाँ, उसमें आपको पता है भी, इसमें मान रखोगे तो एक अल्टरनेट अलग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो अपने समबाहु समद्विबाहु पढ़ेंगे तो वहाँ और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में ये दोनों फॉर्मूले तो कोई भी त्रिभुज में लगा सकते हो। समझ गए, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को एक बात और ध्यान देनी है, कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। समझ गए, ए बी सी त्रिभुज है, ये भुजा ए, ये बी और ये सी। मैं कह रहा हूं अगर आपको कहते हैं किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत बने, आंतरिक बने सबसे बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करनी हो। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक, किसी भी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा, अंदर सबसे बड़ा वर्ग बना दो, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी हो। किसी भी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा वर्ग बनाओ और उस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी हो, तो सोचो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप सही कर पाओगे क्या? ये भुजा ए है, ये भुजा सी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या कर पाओगे क्या आप? कि एक त्रिभुज है, आपको विषम बाहु त्रिभुज दे दिया, चाहे समकोण दे दिया, समद्विबाहु दे दिया, विषम बाहु दे दिया, ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, कोई भी त्रिभुज दे दे, और आपको कहते हैं इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है ना, तो आप देखो किस पे बनी हुई है, ये कौन से बेस पे बनी हुई है, त्रिभुज के कौन से बेस पे बनी हुई है? ए बेस पे बनी हुई है। समझ गए? तो ए और उसी बेस पर उसकी जो भी ऊंचाई है, जैसे इसकी ऊंचाई h1 मान ली मैंने, तो a इंटू h1 बटे a प्लस h1, ये ध्यान रखना, a इंटू h1 बटे a प्लस h1, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में अगर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है आपको, तो आपको क्या काम करना है कि जो त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है आपको, उसमें जिस भुजा पर आप वर्ग बना रहे हो, एक तो उस भुजा को आधार मान लो, समझ गए, और उस पे जो ऊंचाई है तो आधार इंटू ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो इस आधार पे बनाना है तो वर्ग ऐसे बनेगा, अगर बी आधार पे बनाना है वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग बनाना है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, इस पे जो भी ऊंचाई है, मान लो इसकी ऊंचाई h2 मान ली, समझ गए, तो मैं क्या लिखूंगा, b गुणा h2 बटे b प्लस h2। समझ गए क्या बात आप? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है क्या आपको? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखो मैंने सारी बातें आपको बताई है, आप, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप YouTube पे कहीं सर्च कर लेना आप, ठीक है, या आप पढ़े हुए ऑफलाइन क्लास में तो वहाँ के आप जो रजिस्टर है उसमें देख लेना कि क्या ये चीज़ें बताई है क्या आपको, लेकिन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी देख लेना ताकि आपको पता चले कि क्लासों में क्या बताया जाता है, एग्ज़ाम में क्या आता है। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट वही चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो उसमें मैंने तो यही सीखा है, यही सिखाया है कि स्टूडेंट के लिए उतनी चीज़ें काफ़ी होती है जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, हम नॉलेज के चक्कर में बहुत कुछ बताते जाएं और एग्ज़ाम में आने वाली बात बताए ना, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं है। समझ गए?
तो ये ध्यान रखना है अपने को। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ तक बात आपको पता चल गई कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक वर्त की त्रिज्या निकालें तो कैसे निकालेंगे, और परिवर्त की त्रिज्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, समझ गए, भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज किस प्रकार का बनता है वो सुनिए। अगर जैसा बाहर त्रिभुज है ना, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर बनेगा। मेरे कहने का मतलब बाहर अगर समबाहु है, अगर ए बी सी समबाहु है तो पी क्यू आर भी समबाहु है। अगर बाहर समबाहु है तो पी क्यू आर भी क्या है, समबाहु है। समझ गए। यहां अगर मैं कह दूं ए बी सी विषम बाहु है, ए बी सी यहां विषम बाहु है, तो अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर है तो पी क्यू आर भी क्या है, विषम बाहु है। तब मैं बोल रहा हूं जैसा अंदर बनेगा वैसा ही बाहर बनेगा, या जैसा बाहर बनेगा वैसा ही अंदर बनेगा। लेकिन ये भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, समझ गए होंगे आप। ठीक है। अब देखो अगर बाहर वाला त्रिभुज समकोण है तो इसके मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज भी क्या होगा, समकोण होगा। ये ध्यान रखना। अगर मैं ये कह दूं कि ये ABC समकोण है, अगर ABC समकोण है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ PQR है, PQR है वो भी क्या है, समकोण है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसा त्रिभुज बाहर बनता है वैसा ही अंदर बनता है। समझ गए। अब बात फैक्ट सुनिए ये कि हमने पहले तो ये बताया कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज होता है ना, वो सेम वही त्रिभुज बनता है, वैसा ही बनता है। नाम या भुजाओं का अनुपात अलग होगा वो तो अपने को बताएंगे, लेकिन नाम से वही त्रिभुज पुकारा जाएगा जो बाहर वाला त्रिभुज है। अब सुनिए, त्रिभुज ABC और PQR त्रिभुज है, PQR है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु से बनना त्रिभुज है। त्रिभुज ABC है, ये तो मूल त्रिभुज है, मूल त्रिभुज, और भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज वो क्या है, त्रिभुज PQR है। समझ गए। एक तो मूल त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक भुजा का जो मध्य बिंदु है, जैसे इसका मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाया तो ये एक त्रिभुज बन गया PQR। ये त्रिभुज है ना, मूल त्रिभुज का चौथा हिस्सा है। ये मूल त्रिभुज का क्या है, चौथा हिस्सा है। समझ गए। यानी त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है ना वो 1/4 है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका 1/4 होगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, या भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो परिमाप त्रिभुज PQR, ये तो क्षेत्रफल का अनुपात है। अगर PQR के परिमाप की बात करें तो परिमाप 1/2 होगा त्रिभुज ABC का परिमाप। समझ गए। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR इनके परिमाप का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। परिमाप का अनुपात 2:1 होता है, लेकिन क्षेत्रफल का 4:1 होता है। यानी सीधी सीधी बात है, भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का क्या होता है, चौथा भाग, और भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 होता है, आधा होता है। समझ गए। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। समझ में आगे बात ये। चलिए नेक्स्ट। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है
कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है, और अन्य त्रिभुजों के सर्वांग सम होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये त्रिभुज बना दिया, यहाँ मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज बना दिया, ये जो मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज है ना, आपको पता है चारों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा ही होगा, तभी तो ये चौथा हिस्सा है। चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अब समझ गए? अब मैं ये कह रहा हूँ ये मूल त्रिभुज के तो समरूप है, लेकिन आपस में ये चारों क्या है? सर्वांग सम है। आपस में ये चारों क्या है? सर्वांग सम है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। समझ गए? देखिए नेक्स्ट आपके पास फैक्ट ये है कि त्रिभुज ABC, फिर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज PQR, फिर XYZ, ऐसे अनंत त्रिभुज बना दें। समझ गए? ऐसे अंदर बनाते जाएं तो मध्य बिंदुओं भुजा के मध्य बिंदुओं से बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो 4/3 मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4/3 गुणा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज ABC का जितना क्षेत्रफल है ना, उसके साथ 4/3 का गुणा कर दोगे तो इसके अंदर बनने वाले भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग आ जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और ऐसे ही सभी त्रिभुजों के परिमाप का योग याद करें। परिमाप का योग है तो 2 गुणा मूल त्रिभुज का परिमाप, 2 गुणा मूल त्रिभुज का परिमाप। ये बात ध्यान रखनी है। यहां तक बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? समझ गए कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो योग होता है वो 4/3 गुणा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, उसका 4/3 से गुणा कर दोगे तो अंदर बनने वाले सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग आ जाएगा। ऐसे ही सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग याद करना हो तो 2 गुणा मूल त्रिभुज का परिमाप। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? समझ में आई बात आपको? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास देखो, आपको यूं पता है कि माध्यिकाएं दे रखी हो किसी त्रिभुज की। पहली बात तो देखो, माध्यिका का मतलब क्या होता है। आपको वैसे बताया था कि माध्यिका सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये ABC सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये AE है। आप बताओ, ये दोनों BE और EC दोनों बराबर है ना, और इस त्रिभुज की ऊंचाई भी बराबर है। यानी अगर मैं ये कहूं कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज AEC दोनों की ऊंचाई सेम है। अब दोनों की ऊंचाई सेम है फिलहाल, कि अगर इस त्रिभुज की जो ऊंचाई मैंने कह दिया H1 है तो ये ऊंचाई ही आपको पता है इस त्रिभुज का रहेगा। अब BE बराबर है EC, आधार दोनों का बराबर हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि माध्यिका, अगर मैं ये लिखूं 1/2 आधार है BE इंटू ऊंचाई H1,
तो बराबर होगा 1/2 आधार ई सी इंटू H1। आप बताओ ई सी और बी आपस में बराबर है, H1 बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी हम नोट करके आप ध्यान रखना कि माध्यिका किसी भी त्रिभुज को दो समान माध्यिका किसी भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। यानी माध्यिका होती है ना, वो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी दोनों भाग क्षेत्रफल में आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कोई भी त्रिभुज है, चाहे किसी भी त्रिभुज में माध्यिका है, वो माध्यिका खींच दी तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब है, यानी बनने वाले दो साइडों में त्रिभुज होते हैं, उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अगर बराबर भुजाओं के बीच में से माध्यिका खींची जाए तो ध्यान रखना, ऐसी जो माध्यिका है, ये माध्यिका है ना, माध्यिका 90 डिग्री का कोण बनाती है। माध्यिका 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के मध्य में खींची गई माध्यिका 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये ध्यान रखना। समझ गए। कोई भी त्रिभुज है, चाहिए अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें दो बराबर भुजाएं बना दें। अब आपको पता है समबाहु में तो ये बराबर है, तो ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगी, ये भी 90 डिग्री की, ये भी 90 डिग्री की। समझ गए। समद्विबाहु में आपको पता है बराबर है, तो ये माध्यिका 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, माध्यिका जो होती है वो आपको पता है काम आएगी, ये सारी बातें क्षेत्रफल में भी आगे, तभी बता रहा हूं मैं। माध्यिकाएं तीनों जहां मिलती है वो त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक। माध्यिकाएं जहां मिलती है वो केंद्रक, बताया भी था पहले पार्ट में। माध्यिकाएं जहां मिलती है वो क्या कहलाता है, केंद्रक। तीनों माध्यिकाएं जहां मिलते हैं वो क्या कहलाती है, केंद्रक कहलाती है। समझ गए। यहां तक बात समझ में आ गई बात। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये भी ध्यान रखना है, विभाजित करता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। समझ में आ गई बात। और दो भाग ऊपर वाला होगा, यानी आप ध्यान रखना, भुजा की तरफ हमेशा एक भाग होता है, कोण की तरफ दो भाग होता है। ऊपर वाला कोण वाला ही कहलाता है। ये भाग कोण की तरफ दो, ये एक, ये कोण की तरफ दो, ये एक, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब बात ये है कि अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हो, यानी ये माध्यिका आपको दे रखी है M1, ये माध्यिका दे रखी है M2 और ये माध्यिका दे रखी है आपको M3। ठीक है। ये माध्यिका M2, ये M1 और ये M3, ये त्रिभुज ABC है। अगर माध्यिकाएं M1, M2 व M3 दी गई है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सोचिए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कर पाएंगे। अगर आपको तीनों माध्यिकाएं दे रखी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सुनिए। आप हीरोन का फॉर्मूला लगाते हो ना, वैसे ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आप हीरोन में आप S निकालते हो, यहाँ SM लिखना है, यानी माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज। एक मान लीजिए ये M1 भुजा है, ये M2 है, ये M3 है। ये माध्यिकाएं तीनों मिलाएंगे तो कोई तो त्रिभुज बनेगा। अब इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तो M1 + M2 + M3/2 होगा। समझ गए।
समझ के बात ये। अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 4/3 यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ मैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4/3 SM माइनस M1, ठीक है, SM माइनस M2, SM माइनस M3, ये ध्यान रखना। भी आपके पास है, आप ये तो कह ही सकते हो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4/3 SM माइनस M1 है। अब SM का बता दिया कि तीनों माध्यिकाओं को जोड़ के आधा करोगे तो वो SM आ गया, और ये M1 M2 M3 माध्यिकाएं है ही। तो आप यूरोन का फॉर्मूला याद है तो यहाँ कोई फॉर्मूला याद करना कोई मुश्किल वाली बात है नहीं है। बाकी आप ये याद भी रख सकते हो, ठीक है। ये तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कई बार डायरेक्ट अनुपात पूछे तो आप ये भी कह सकते हो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वह माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इनका अनुपात 4:3 होता है। कई बार डायरेक्ट अनुपात पूछ लेता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गई बात ये। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ गए। देखो आप पहले क्षेत्रफल के पहले तीनों पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार देख रहा है वीडियो वो पहले तीनों पार्ट देख के आना ताकि आपको पता भी चले, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। लाइक कर दो एक बार वीडियो को और शेयर भी कर दो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने साथियों तक वीडियो को पहुंचाया करो भाई। और दूसरी बात, शाम को 8 बजे आपको पता है SSC के लिए स्पेशल एडवांस मैथ की क्लास लगा रहा हूँ मैं। SSC है, रेलवे है, CPSI है ना, उन सब के लिए। तो उसमें मैंने अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट किया है, तो डेली 8 बजे क्लास होती है, वो क्लास भी आप लगा सकते हो अगर कोई स्टूडेंट SSC की तैयारी कर रहा है आप में से, तो ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो, आपको मैंने वो बात बताई थी, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है। उसमें एक बात और भी ध्यान रखना, बड़ी भुजा पर खींची गई ऊंचाई सबसे कम होती है। यानी सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा है, उस पे खींची गई ऊंचाई सबसे बड़ी होती है, कम होती है। और सबसे छोटी भुजा पर खींची गई ऊंचाई सबसे बड़ी या अधिक होगी। ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पार्ट करेंगे, उसमें मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो ये देखो अधिकतम बातें मैंने इसमें बता दी है त्रिभुजों के लिए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट है। इन चारों पार्ट को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्षेत्रफल में शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैं टॉपिक करवा दूंगा ना क्षेत्रफल, उसके बाद आप मर्जी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे, ये पक्की गारंटी है, ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, ज्योमेट्री के जो टॉपिक करवाए हैं वो भी आप देख सकते हो। परसेंटेज है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, वो भी करवा रखा है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डे की सीरीज है, या रीट पटवार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है मैंने इस पर, तो वो भी आप देख सकते हो, समझ गए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।